बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम आर टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 डिकोड एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? ऑप्शन में है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, बी में है धौली स्थित शैलकृत मंदिर और महाबली स्थित शैलकृत स्मारक, और डी में है उदयगिरि स्थित वराह मूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धौली स्थित शैलकृत मंदिर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सर्वप्रथम निर्माण धौली स्थित शैलकृत हाथी का किया गया था। यह मूर्ति ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरि की पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 272 से 231 ईसा पूर्व में 260 ईसा पूर्व में किया गया था। इसमें एक विशालकाय हाथी को एक चट्टान से बाहर निकलते हुए दर्शाया गया है। महाबलीपुरम में स्थित शैलकृत स्मारक पल्लव शासक नरसिंह वर्मन 630 से 680 नवनिर्मित करवाए थे। इसके अंतर्गत विशेष शिलाखंडों को रथ में उत्कीर्ण किया तथा रथों की संख्या 5 है। इन्हें पंच पांडव रथ भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भगवान शिव के समर्पित इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में सोमवंशी राजा जजत केसरी ने करवाया था। यह मंदिर 150 मीटर चौड़ा व 40 मीटर ऊंचा है। उदयगिरि स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल 4वीं व 5वीं सदी में किया गया था। यहाँ एक लेख की उत्कीर्ण है जिसमें से गुप्त साम्राज्य के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। भुगतान संतुलित में निम्नलिखित में से किनसे चालू खाता बनता है? ऑप्शन ए में है व्यापार संतुलन, सेकंड में है विदेश परिसमितियाँ और थर्ड में स्टेटमेंट है अदृश्यों का संतुलन, फोर्थ में है विशेष आहरण। और इसका ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3, डी में है 1, 2 और 4। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2, 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 मतलब विदेशी संतुलन हो जाएगा और अदृश्यों का संतुलन। डिटेल्स में देखते हैं। भुगतान संतुलन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता के 2 भाग होते हैं। चालू खाता जिन्हें हम करंट अकाउंट और होता है एक पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। तो भुगतान संतुलन व चालू खाता इसके अंतर्गत जो होती हैं वो दृश्य मध्य यानी विजिबल आइटम और अदृश्य मध्य इनविजिबल आइटम का हस्तांतरण ट्रांसफर को शामिल किया जाता है। दृश्य मध्य यानी विजिबल आइटम क्या होता है? इसके अंतर्गत वस्तुओं गुड्स का आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, जैसे इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न आभूषण, कपड़ा परिधान, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न आदि। इस दृश्य मध्य के लिए जो है कहा जाता है, इसलिए इसे अपनी हम आँखों से देख सकते हैं। अदृश्य मध्य कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंतर्गत सेवाओं सर्विस का आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, जैसे सॉफ्ट कॉल सेंटर, पर्यटन, वित्तीय सेवाएं, ब्याज लाभांश आदि। इन्हें हम अदृश्य मध्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। हस्तांतरित ट्रांसफ़र क्या होता है? तो इसके अंतर्गत प्रेषक यानी रेमिटेंस उपहार और सहायता से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन में दिया गया केवल 1, बी में केवल 2, सी में केवल 1 और 2 और डी में ना तो 1 ही ना 2 ही। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। एक और 2 डिटेल्स में देखते हैं। हेपेटाइटिस एक यकृत संबंधी संक्रमण है जो HIV एड्स की तुलना में 100 गुना अधिक संक्रमण होता है।
हेपेटाइटिस यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए में है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, बी में है संविधान में संशोधन करने के विषय में, सी में है सरकार को हटाने के विषय में, और डी ऑप्शन में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ जो हैं ये संविधान के संशोधन करने के विषय में सामान्य हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। लोकसभा को निम्न तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। दोनों शक्तियों में अंतर है। इसके बावजूद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्तियों प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में राज्यसभा में एकाधिकार रूप में प्राप्त है। सरकार को हटाने की कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में लोकसभा की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले है लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियाँ निम्न मामलों में समान पाई जाती हैं। तो किस किस में पाई जाती हैं देखते हैं। समान विधेयकों को पुनः स्थापना एवं पारित करना, संवैधानिक संशोधन विधेयक की पुनः स्थापना एवं पारित करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हटाया जाना, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश स्वीकृत में सर्वोच्च न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार। 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है? ऑप्शन में है परिसंपत्तियों की तरलता, बी में है शाखा विस्तार, और 3rd में है बैंकों का निलय, 4th में है बैंकों का समापन। ऑप्शन में है 1 और 2, 2 और 3 4, और सी में है 1 2 3, और डी में है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करती है। तो परिसंपत्तियों की तरलता में भी, शाखा विस्तार में भी, बैंकों के निलय में भी, और बैंकों के समापन में भी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को नगद कोषानुपात, वैधानिक तरलता अनुपात का निर्धारण करता है। प्रत्येक बैंक नई शाखाओं की स्थापना तथा अपनी पुरानी शाखाओं के स्थान पर परिवर्तन के लिए आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती है। किसी बैंकिंग कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ एकीकरण करने के लिए आरबीआई स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में आरबीआई किसी बैंक को अनिवार्य समापन के लिए कर सकता है। कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन में है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी में है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के मध्य, और सी में है महाभारत और धौलाधर पर्वत के मध्य, और डी में है पीर पंजाल और महाभारत के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पीर पंजाल और हिमाद्री, यानी हिमालय के रेंज में है। हिमाद्री पर्वत के पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। डिटेल्स में देखते हैं। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी इसके दक्षिण पश्चिम में तथा मुख्य हिमालय पर्वत के उत्तर पूर्व में स्थित है। कश्मीर घाटी लगभग 135 किलोमीटर लंबी तथा 32 किलोमीटर चौड़ी स्थित है। अभिनवतन यानी प्लेस्टोसीन युग के दौरान यह करेवा झील की तहटी थी। अब यह ऊपरी झेलम नदी द्वारा जमा की गई तलछट और जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है। 7th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किससे स्थापित किए थे? ऑप्शन में है चेर, बी में है पश्चिमी शक, सी में है वाकटक, डी में है कुषाण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध चेर राज्य ने स्थापित किए थे। चेर राज्य सुदूर दक्षिण भारत का एक राज्य था जिसका प्रथम शासक उदयनचेरन को माना जाता है। चेर राज्य को कुडावर, बिलवर, पुर्रेर आदि नामों से जाना जाता है। इस राज्य का प्रत्येक चिन्ह धनुष था। चेर राजवंश के राजा सेनगुट्टवन को लाल चेर कहा जाता था, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके पास एक जहाजी बेड़ा था। इसकी सहायता से इसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। ऑप्शन में है रजिया, बी में है इल्तुतमिश, सी में है नासिरुद्दीन, डी में है बलबन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश का साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद एवं उत्तराधिकारी इलबारी तुर्क था। इसको ही दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार था। 1929 ईस्वी में इसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से अधिकार प्राप्त हुआ, जिसने सुल्तान के रूप में इसने स्वतंत्र स्थिति को दिल्ली सल्तनत की औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। इसने तुर्कानी चहलगानी यानी 40 अमीरों का समूह स्थापना एवं सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की। 9th नंबर देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को प्रारंभ कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1992, प्रोजेक्ट हाथी 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 हो जाएगा, और बी का 1 प्रोजेक्ट हाथी 1992 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में आया था, और बायोडाइवर्सिटी 2002 ये 2002 में आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो ये 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही युग्म है? ऑप्शन में है जीबीडीए इक्वल टू जीडीपी अप्रत्यक्ष कर, जीडीपी जीपीए अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी, जीबीए जीडीपी अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी, जीडीपी जीपीए अप्रत्यक्ष प्लस सब्सिडी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जीबीए जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकल मूल्य वर्धित जीबीए को आउटपुट में मध्यवर्ती खपत को घटाकर मूल्य के नाम से भी परिभाषित की जाती है, और यह एक व्यक्तिगत निर्माता उद्योग या द्वारा घरेलू उत्पाद जीडीपी में किए गए योगदान का एक उपाय भी है। इसलिए जीबीए जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी अर्थात विकल्प सी सही है। 11th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन में है औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर और जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए मतलब औरंगजेब ने। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। अंग्रेज के समय अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में द्रोह कर दिया था, लेकिन इसने अंग्रेजों को हुगली क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी के समय तक मुगल सत्ता की स्थिति केंद्रीयकरण की थी। इसके समय में साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह होने शुरू हो गए थे। इसने अपने शासन का आधार कुरान शरीयत को बनाया। औरंगजेब का लक्ष्य इस देश को दारुल हर्ब काफिरों का देश के स्थान पर दारुल इस्लाम का देश बनाना चाहता था। इसे जिंदा पीर व शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है। इसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, पारसी नौरोज का आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीने, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किन दो सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? ऑप्शन में है सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन कारण अयोग्यता प्रावधान को हटाना, और 4th में है ठगों का हटाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट भी करेक्ट है, सती प्रथा, और तीसरा धर्म परिवर्तन और ठगों को संगठित गिरोहों का दमन, ये तीनों कार्य करवाया था। विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार के संबंध में कथन 1, 3 और 4 सही है। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो इसका टेन्योर था 1828 से 1833 था। इसने अपने काल में निम्नलिखित सुधार किए। सबसे पहले इसने 1829 में सती प्रथा का समाप्ति किया, फिर ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 में, फिर नरबली प्रथा का अंत किया, फिर कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की।
सरकारी सेवाओं में भेदभाव की नीति को समाप्त करना, अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी, डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति आदि की। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1872 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ की गई थी। 1872 में जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में पहली बार कराई गई थी। इसका प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई। वर्ष 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक लाभ प्राप्त करना था। वर्ष 1911 में 1921 के बीच दशक एकमात्र ऐसा जनगणना काल था जिसमें भारत की आबादी कम हो गई थी, जो ज़्यादातर स्पेनिश फ्लू महामारी के कारण हुई थी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन में है 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931, 12 नवंबर 1931। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया था। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संगठन के सदस्य में भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार दिया था। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रही में से तीसरा सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है राजेंद्र प्रसाद, सी में है ब्रह्मदत्त और डी में है विनोबा भावे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मदत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 2 चरणों में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का चरण जो है 15 जनवरी 1941 को शुरू किया। इस सत्याग्रह का लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानमंडलों के सदस्य भी शामिल थे। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन में है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी में सुचेता कृपलानी, सी में एनी बेसेंट और डी में है उषा मेहता। तो उषा मेहता द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो संचालन उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ और गांधी जी, कांग्रेस, अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को भारत गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित पूना में आगा खां पैलेस में रखा गया। इस आंदोलन में गिरफ्तारी से बचे नेता BM खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन में है सिद्धू एवं कान्हू, बी में है गौरक्षणी भगत एवं केशवर चंद्र राय भी, सी में है शंभूनाथ पाल एवं बलराम भगत, डी में है दारा भगत एवं बलराम भगत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिद्धू एवं कान्हू थे संथाल विद्रोह के नेता। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू थे। संथाल विद्रोह बंगाल के मुर्शिदाबाद व बिहार के भागलपुर, झारखंड के हजारीबाग, उड़ीसा के बीरभूम जिलों में 1855 ईस्वी में हुआ था। इस समय भागलपुर से राजमहल क्षेत्र का दामन कोल नाम से जाना जाता था। यह विद्रोह भूमिगत अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार, जमींदार, साहूकार आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ था। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रुपयों की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है?
ऑप्शन में है गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। बी में है भारतीय उधारकर्ताओं से रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बांड जारी करने में प्रोत्साहित करना। सी में है विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। डी में है एक प्रसंस्करणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक प्रसंस्करणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। एक प्रसंस्करणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा उठाया गया संभावित उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त गैर जरूरी वस्तुओं पर नियंत्रण करना और निर्यात को प्रोत्साहन, रुपये में जारी मसाला बॉन्ड, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना है। ये सभी सरकार आरबीआई द्वारा भारतीय रुपये की गिरावट के रोकने को प्रभावशाली करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? ऑप्शन में है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, बी में है नल्ला मल्लाह वन और सी में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, डी में है शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है जिसे जून 2017 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये इसकी स्थिति पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु में इंगित की जाती है। सत्यमंगलम वन क्षेत्र की संख्या 25 बताई गई है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है जो कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का संरक्षित क्षेत्र है। यह 4 अन्य क्षेत्रों जैसे बिलगिरिंगी स्वामी मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य, शिगूर पठार, मुदमलाई राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आज संपर्क क्षेत्र है। 20 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्णों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इसमें संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन में है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, बी में है विद्युत चुंबकत्व केवल विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, सी में है दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, डी में है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द 4, यानी कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। पृथ्वी पर ज्ञात 4 बलों में से विद्युत चुंबकत्व केवल विद्युत आवेश से संबंधित कणों पर क्रिया करता है। नाभिकीय बल दुर्बलता तथा विघटनशीलता में प्रभावित है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल परीक्षण केंद्रकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को समाहित रखता है ताकि परमाणु का आकार बना रहे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच का आकर्षण बल जिसमें किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहा जाता है, जिसका मान 9.8 मीटर से होता है। अतः चारों बलों को अपनी प्रभावशीलता, चारों बल एक दूसरे पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगिरी में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध महासभा राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। सुत्त पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार का नियम है और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व के कुशीनगर में हुआ था। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? ऑप्शन में है आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, हिंद महासागर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यह सागर उत्तर अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य फैला है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तर विषुवतीय जलधाराओं के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसमें पाए जाने वाले सारगैसम घास के कारण इस सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ा है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन में है रेड क्लिफ, बी में है इंदिरा पॉइंट, डी में है डूरंट रेखा, डी ऑप्शन में है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैकमोहन रेखा कहा जाता है भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को। डिटेल्स में देखते हैं। भारत और चीन के बीच की समय सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा भूटान से 890 किलोमीटर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक 260 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह वर्ष 1914 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार तिब्बत के बीच शिमला समझौते के पश्चात अस्तित्व में आई सीमा रेखा का नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। यह सीमा रेखा वर्ष 1962 के चीन भारत युद्ध के केंद्र व कारण थी। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे पहली सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन में है नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, बी में है सिंगरेली कोयलरीज कंपनी लिमिटेड, सी में है कोल इंडिया लिमिटेड और डी में है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड CIL भारत की पहली और सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है। इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। CIL की 4 और संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, CIL NTPC ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड तथा कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से मणिपुर में बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन में है ढलेश्वरी, बी में है सुवनश्री, सी में है धनसिरी, डी में है मानस। तो ढलश्री हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बराक नदी की सहायक नदी है। बराक नदी की सहायक नदी ढलेश्वरी नदी है। बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जौनपुर से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख नदियां हैं जीरी, धनलेश्वरी, शिंगला, लोंगाई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरगा या मेघना के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन में है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। भारत का केरल राज्य थोरियम के उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम का उत्पादन मोनोजाइट अयस्क से होता है। केरल में यह बालू या रेत में पाया जाता है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। केरल के अतिरिक्त झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में भी मोनोजाइट उत्पादित होता है। यह यूरेनियम प्लूटोनियम के साथ एक प्रकार का परमाणु खनिज है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक गर्मी है। सेकंड में है यहाँ जल उपलब्ध नहीं और इस प्रकार की हवाएं शुष्क रहती हैं। और सी ऑप्शन में है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। डी ऑप्शन में है इस क्षेत्र में मानसून बहुत असफल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण वातावरण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। राजस्थान में एक मरुस्थलीय क्षेत्र भी है जहां आर्द्रता की कमी होती है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की कुल मात्रा केवल 2% वर्षा प्राप्त होती है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी और सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। और थर्ड स्टेटमेंट में है बाघ परियोजना बाघों को सुरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी कि 4 तीनों ही करेक्ट हैं। भारत में बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। बाघ परियोजना बाघों को सुरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। 29 जुलाई 2019 को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 दर्ज की गई थी जिसमें सर्वाधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश की थी, 526 थी। देश में वर्तमान में कुल 53 राष्ट्रीय बाघ रिजर्व हैं। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक
साझा भविष्य का निर्माण है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में एक राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपनी शैली और खनिजों की विविधता के लिए विश्व भर में विख्यात है। यहाँ क्रिसोटाइल एवेस्टोस का देश सबसे बड़ा निक्षेप है। इस राज्य में नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश में कहा गया है। नीलम संजीव रेड्डी सागर हॉल प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित एक राज्य है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश लगभग पूरे भारत के एस्बेस्टस का उत्पादन करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनने के बाद हैदराबाद राज्य को आंध्र प्रदेश से मिलकर 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अखबारी कागज के लिए उद्योग में से निम्न स्थान पर अवस्थित है। ऑप्शन में दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर, सतना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपानगर स्थित है। अखबारी कागज उद्योग नेपानगर में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश के बुरहान जिले में है। यह औद्योगिक नगर अपनी न्यूज प्रिंट पेपर मिल नेपा मिल्स लिमिटेड, पूर्व में नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। नेपा मिल एशिया की पहली मिल है जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 अप्रैल 1956 को किया था। यह 107 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस क्लासेस। और अभी पूरा 140 क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही थी, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसे डिस्कस किया जाएगा। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।